नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 9 मार्च 2023 को एसएससी CHSL के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और सेकेंड शिफ्ट के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। यहाँ पे हर क्वेश्चन जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया जाएगा, तो जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाली शिफ्टों में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी दोस्तों अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम्स में या फिर किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम्स दिए हैं तो जो भी क्वेश्चंस आपको याद है आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके या मैसेज करके या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके क्वेश्चंस ज़रूर बताएं, जिससे दूसरे बच्चों का भी हेल्प हो सके। बाकी दोस्तों PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे सभी जो कि PDF फाइल बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। 2022 में टेनिस से किसने संन्यास लिया है? जी हाँ दोस्तों 2022 में टेनिस से किसने संन्यास लिया है एग्जैक्ट नहीं बताया गया है बच्चे द्वारा, तो चलिए मैं बता देता हूं। तो गुरुवार 15 सितंबर 2022 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। इस दिन टेनिस के जगत पर 2 दशक का ताज करने वाले महान खिलाड़ी रोजर फेडरर, ठीक है, रोजर फेडरर ने अपने संन्यास की घोषणा की थी। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम करने वाले इस दिग्गज ने इस साल लेबर कप के बाद जो है खेल को अलविदा करने का फैसला कर लिया है। तो अगर आपके ऑप्शंस में रोजर फेडरर होगा तब तो आप राइट आंसर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसी साल एक और खिलाड़ी ने बात करते हैं, तो महिला खिलाड़ी ने संन्यास लिया था। जैसे कि बात करते हैं विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने बुधवार को 25 साल की उम्र में अचानक संन्यास की घोषणा की। 44 वर्षों में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन बनने के कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने बड़ी घोषणा की है। वह वर्तमान में महिला एकल रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान पर हैं। वह महिला टेनिस खिलाड़ी की सूची में 7वें स्थान पर हैं, जो लगातार सबसे ज़्यादा हफ्तों तक विश्व में नंबर 1 का स्थान पर रही हैं। तो दोस्तों अगर महिला का बात पूछा गया होगा महिला खिलाड़ी का तो एशले बार्टी आप कर सकते थे। बाकी अगर पुरुष का पूछा गया होगा तो फिर रोजर फेडरर आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो बार्टी 3 बार के ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन और विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मौजूदा चैंपियन हैं। वह ग्रैंड स्लैम ईगल चैंपियन भी हैं, जिन्होंने कोको जो कि वंदेदेगे के साथ 2018 में US ओपन जीता था। बार्टी ने WTA टूर पर 15 एकल खिताब और 12 युगल खिताब जीते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जो कि आराम बाग बाबर ने कहाँ बनवाया था, तो ये आगरा में बनवाया था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है वर्तमान में, ठीक है। बात करते हैं तो आराम बाग जो कि मूल रूप से 1528 में मुग़ल सम्राट बाबर द्वारा बनवाया गया था। आराम बाग भारत का सबसे पुराना मुग़ल गार्डन है, जो कि ताजमहल के उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर आगरा में स्थित है। काबुल में जो कि भूगर्भित करने से पहले बाबर को अस्थायी रूप से वहीं दफनाया गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो उद्यान एक फारसी उद्यान है जहाँ पे बगीचे को पथ और नहरों से विभाजित किया जाता है, ताकि स्वर्ग के जो कि इस्लामी आदर्श का प्रतिनिधित्व किया जा सके। एक भरपूर बगीचा जिसके माध्यम से नदियाँ बहती हैं। यमुना नदी के सामने दो देखने वाले संग्रह हैं और इसमें एक भूमिगत खाना शामिल है, जिसका उपयोग गर्म जो कि ग्रीष्मकाल के दौरान आगंतुकों को राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। बगीचे में कई जलकुंड और फव्वारे भी लगे हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, तो बाबर जो कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक और मुग़ल वंश का पहला सम्राट था, जो कि जिसका कार्यकाल 1526 से 1530 था, ठीक है। आगरा में 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया था। उसने जो कि चगताई तुर्की में बाबरनामा लिखी। उसके पोते सम्राट अकबर के शासनकाल जो कि 1556 से 1605 के दौरान इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। वहीं मुग़ल काल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं दोस्तों, जैसे कि मुग़ल जो कि 2 महान कुलों के वंशज थे। अपनी माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले मंगोल शासक जो कि चंगेज खान की मृत्यु 1227 के वंशज थे।
अपने पिता की ओर से वे ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तैमूर जिनकी मृत्यु जो कि 1404 के उत्तराधिकारी थे। हालांकि मुग़लों को मुग़ल या फिर मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान की स्मृति असंख्य लोगों के नरसंहार से जुड़ी थी। यह जो कि उज़्बेक्स उनके मंगोल प्रतियोगियों के साथ भी जुड़ा हुआ था। दूसरी ओर मुग़लों को अपनी तैमूर वंशावली पर गर्व था, कम से कम इसलिए नहीं क्योंकि उनके महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। जी दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में जीत के लिए अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। 30 जून 1757 को शुरू हुए इस निर्णायक युद्ध ने भारत में ब्रिटिशों के प्रभाव को बढ़ा दिया था। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को स्थापित करने व उनके विकास पर ध्यान दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पे दिया गया था, जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 था। बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान देश के औद्योगिक विकास पर था, जो कि पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, यह योजना 4.5% की लक्ष्य वृद्धि दर से पीछे रही और इसने 4.27% की वृद्धि दर हासिल की थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीय योजनाओं में से एक थी। यह योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा तैयार और वित्त पोषित की गई थी। इन्हें 1951 में शुरू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 के वर्षों में शामिल किया गया था। 1966 से 1969, 1978 से 1980 और 1991 से 1992 के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं में 3 विराम थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ये विराम वाले थे। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो कि 2012 से 2017 तक थी और यह जो कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई थी। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी क्योंकि नीति आयोग ने इसे योजना आयोग से बदल दिया था। जो कि इसका मुख्य विषय शीघ्र, अधिक समावेशी और सतत विकास है। एक यहाँ पे दोस्तों इसका जो कि विकास दर जो कि 8% था, जो कि आखिरी पंचवर्षीय योजना का। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि नरेंद्र मोदी ने फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो तुमकुर कर्नाटक में किए थे। नरेंद्र मोदी ने तुमकुर कर्नाटक में फूड पार्क की जो कि स्थापना फिर लॉन्चिंग किए थे। बात करते हैं दोस्तों भारत के सभी फूड पार्क की, जैसे कि श्रीनी मेगा फूड पार्क जो कि चित्तूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी मेगा एक्सा पार्क जो कि एक्वा पार्क, ठीक है, गोदावरी मेगा एक्वा पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में, पश्चिम गोदावरी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क जो कि नलबाड़ी असम में स्थित है। इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुजरात एग्रो मेगा फूड पार्क जो कि सूरत गुजरात में स्थित है। क्रेमिका मेगा फूड पार्क ऊना जो कि हिमाचल में स्थित है। एकीकृत मेगा फूड पार्क जो कि तुमकुर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। वही बात करते हैं 8वें नंबर के, तो केरल औद्योगिक और संरचना विकास निगम मेगा फूड पार्क जो कि पलक्कड़ केरल में स्थित है। इंडस मेगा फूड पार्क जो कि खरगांव मध्य प्रदेश में स्थित है। अवंती मेगा फूड पार्क जो कि देवास मध्य प्रदेश में स्थित है। बैठड़ मेगा फूड पार्क जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सतारा मेगा फूड पार्क जो कि सतारा महाराष्ट्र में स्थित है। जोरम मेगा फूड पार्क जो कि कोलासिब मिजोरम में स्थित है। उसके बाद MITS मेगा फूड पार्क जो कि रायगढ़ ओडिशा में स्थित है। इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क जो कि फाजिलका पंजाब में स्थित है। सुखजीत मेगा फूड पार्क जो कि कपूरथला पंजाब में स्थित है। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है। स्मार्ट एग्रो मेगा फूड पार्क जो कि निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। त्रिपुरा मेगा फूड पार्क जो कि पश्चिमी त्रिपुरा में स्थित है।
पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क जो कि हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। हिमालयन मेगा फूड पार्क जो कि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में स्थित है। जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क जो कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में स्थित है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि हरियाणा में भी स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं? तो बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत। जी दोस्तों, अनुच्छेद यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो ये 226 के तहत रीट जारी करता है, और उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। तो चलिए यहाँ पे सभी चीज़ें देख लेते हैं एक एक करके। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने की शक्ति है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। तो उच्च न्यायालय का पूछा था दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 226 आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों इसमें रीट जो कि 5 प्रकार के होते हैं। जो कि परमादेश का अर्थ है एक आदेश जो कि न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किया जाता है जब भी कोई सार्वजनिक अधिकारों या फिर सरकारी प्रतिनिधि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का कार्य करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये भी एक होता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं तो अधिकार परीक्षा ये भी होता है एक रीट। उसके बाद बात करते हैं उत्प्रेक्षण का अर्थ होता है जो कि प्रमाणित होना, ये भी एक जो कि रीट है। तो ठीक है, तो इस सभी चीज़ों को आप लोग PDF में देख लेना, ऐसे बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी नदी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, गंगा और ब्राह्मणी नदी, ये 9 नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें से कौन आपके ऑप्शंस में आया था, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है, इसका ऑप्शंस कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जीता है। पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में उन्होंने ग्रीस के जो कि स्टेफानोस, ठीक है, सिपास को 6-3, 7-6, 7-6 से हराकर फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने शानदार शुरुआत की और पहला सेट जो कि 6-3 के अंतर से जीत लिया था। तो नोवाक जोकोविच आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वीवो प्रो कबड्डी लीग का फाइनल किन टीमों के बीच में हुआ था? तो पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन के बीच में हुआ था। इसमें जीत जो हुई थी वो जयपुर टीम की हुई थी, यानी पिंक पैंथर्स टीम की जीत हुई थी। तो दोस्तों इसमें एक और प्रश्न आया था, देखिए, ठीक है, इनमें से सितार वादक कौन थे? इनमें से सितार वादक कौन थे, इसको भी ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। 7वीं अनुसूची से संबंधित क्या है, ऐसे करके प्रश्न आया था। तो चलिए देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ यथा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दी गई है, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य जो कि विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। तो दोस्तों ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए ऑप्शंस क्या थे इसके, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी मायने रखते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।